प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत अभिलेख, इसमें आज चर्चा करेंगे उदाहरण लेकर के कि किस तरह से हम अभिलेखों से इतिहास ज्ञान करते हैं। इससे पहले अपन ने देखा था कि हमने अभिलेखों के प्रकार बताए और उनके प्रकार, एक तो कहाँ पर लिखे गए, दूसरा उनकी लिपि क्या है, उसके आधार पर हम बांटते हैं। तीसरा हम ये कह देते हैं कि उनकी भाषा क्या है। चौथा उनके हम मैटर के आधार पर कि वो किस तरह की बातें करता है। ऐसे बहुत सारे हम तरह तरह की बातें कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमने देखा था। ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मैइक, इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। इन सब को हमने देखा है पिछले भाग में। तो अब हम उसके आगे की चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे किसी अभिलेख को देखकर उससे अर्थ निकालते हैं और कितने सारे अर्थ निकलते हैं। हम आज एक उदाहरण लेंगे विदिशा के अभिलेख को, जिसे बेसनगर अभिलेख भी कहा जाता है। ये आप पहले लोकेशन देखें विदिशा का। इस मैप में विदिशा कहाँ पड़ रहा, मध्य भारत में, एकदम मध्य लगता है देखने में। मध्य भारत, जहाँ से उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूरब पश्चिम लगभग हम बराबर करते हैं। पूरब जरूर थोड़ा सा दूर पड़ता है, बाकी सब बराबर से पड़ते हैं। तो मध्य भारत की चर्चा कर रहे हैं। शुंग राज्य के समय का ये अभिलेख मान सकते हैं, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह अभिलेख आप ध्यान से देखें, उत्तर में ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम लिखा हुआ है, यहाँ का शासक है, और विदिशा में आकर के एक अभिलेख लिखवाता है। अब आप देख लिया होगा, मैप को समझ लें। मैप को समझ लें और इससे निकट से हम समझ सकते हैं कि विदिशा कहाँ पड़ता है। वहाँ हमें ट्रेन रूट भी है, बस रूट भी है, और मध्य प्रदेश के भोपाल के पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो विदिशा में वो अभिलेख है। ये इस तरह का एक स्तंभ है विदिशा का, बेसनगर का। ये गरुड़ स्तंभ कहलाता है। ऊपर गरुड़ पक्षी का चित्र और नीचे स्तंभ में अभिलेख लिखा हुआ है, जो अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में इस तरह से लिखा गया है। आप देख सकते हैं, इसमें बहुत अक्षर स्पष्ट हैं। कहीं कहीं थोड़े से कटे से हो गए, समय के प्रवाह के साथ हो सकता है, या लिखने में भी हो सकता है कहीं थोड़ा सा इसमें आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उस पर लिखा क्या गया है। लिखा गया है, देवदेवश वासुदेवश गरुणध्वजे अयं कारिते इस्य हेलियोदरेण भागवतेन दियस पुत्रेण नखशिलाकेन योनदूतेन आगतेन महाराजस अंतलिखितस उपता सकारु रजो काशी। देखिए ब्रैकेट में काशी के बाद, पू के बाद त्रा को और भा को और दूसरे भाग, ये ब्रैकेट में दिया गया है। नीचे चतु को दिया गया ब्रैकेट में। इसका मतलब यहाँ ये होता है कि यह अक्षर साफ नहीं है, जिसे हम अपने से उसे स्वीकार कर लेते हैं, ठीक करते हैं। तो काशी पुत्र भाग भद्र त्रातारस वसेन चतु दशेन राजेन बधमानस, ये पूरा अभिलेख है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में यह पूरा अभिलेख है। आप देख सकते हैं
केवल 7 लाइन का और छोटी छोटी लाइन है। एक लाइन में 4-5 शब्द दिए गए हैं। तो इतने में ही हम क्या क्या चीज़ें जान लेते हैं। इसके हिंदी का अर्थ अब समझते हैं। हिंदी में इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा, देवाधिदेव वासुदेव का यह गरुण ध्वज, स्तंभ ब्रैकेट में लिखा, तक्षशिला निवासी दिय के पुत्र भागवत हेलियोवर ने बनवाया, जो महाराज अंतलिखित के यवन राजदूत होकर विदिशा में काशी ब्रैकेट में माता, ये पिता है कि माता है ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए माता लिखा और बंद किया। काशी पुत्र प्रजापालक, ये शब्द जो हट जाते हैं उनके लिए इस तरह लिख लिया जाता है, या संदेहास्पद होते हैं या हम कहें काल्पनिक हो सकते हैं, तो उस तरह लिख दिया जाता है। तो पुत्र प्रजापालक भागभद्र के समीप उनके राज्यकाल के 14वें वर्ष में आए थे। देखिए, ये हिंदी में जो इन्होंने ट्रांसलेट किया, आप देख सकते हैं कि ये 4 लाइन का अभिलेख है। अब हम इससे तत्कालीन परिस्थितियों को, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सभी चीज़ों को इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इसी इतने अभिलेख से कितनी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। सबसे पहले हम शब्द पाते हैं देवाधिदेव। शब्द है देवाधिदेव, जिसका अर्थ है देवताओं के देव। अर्थ निकलता है दूसरा कि उस समय तत्कालीन समाज में अनेक देवता प्रचलित थे, अनेक देवताओं का अस्तित्व था, इसीलिए यह देवताओं का देव कहा गया। दूसरी बात कि देवताओं का देव यानी देवताओं में भी कोई एक श्रेणी बना दी गई, इसे सबसे उच्च अधिकार दिया गया, उच्च कोटि का ये देवता है, इसलिए यह देवाधिदेव है। फिर इसके बाद तीसरा हम देखते हैं वासुदेव। वासुदेव कौन है? कृष्ण। और वसुदेव कौन है? पिता। तो पिता पुत्र दोनों का वासुदेव शब्द कर देते हैं, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो माता पिता पिता और पुत्र दोनों का नाम आ जाता है इसी तरह से। तो वासुदेव का यह यानी कृष्ण का यह गरुण ध्वज। अब देखें गरुण ध्वज सीधा सीधा कि उस समय गरुण पक्षी निश्चित तौर पे कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ था। वैसे हम सामान्य तौर पर राम से भी इसे जुड़ा हुआ मानते हैं। राम के वाहन, हम इसको कहते हैं विष्णु के वाहन, और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, इसलिए गरुण ध्वज का उल्लेख हो रहा है। तो वासुदेव गरुण के साथ जुड़े हुए, ये दोनों एक साथ, उनके ध्वज पर गरुण बना होता है। यह पहचान है वासुदेव यानी कृष्ण की पहचान है। तो स्तंभ है। अगला पॉइंट, 5 चीज़ें हमने देखी। छठा हम देखते हैं तक्षशिला निवासी दिय। कौन है इसमें सूचना दे रहा है कि तक्षशिला का कोई निवासी है जो दिय के पुत्र भागवत हेलियोवर ने बनवाया। तो तक्षशिला का निवासी कौन है? दिय के पुत्र भागवत हेलियोदोर। इसको हम हिंदी में हेलियोवर कहा है, हेलियोदोर कहते हैं सामान्य तौर पे। तो यहाँ हम कहेंगे कि हमारी 7वीं सूचना आ जाती है इसी इतने में कि तक्षशिला का कोई था जो हमारे भारतीय परंपरा को बहुत अपनाता था, भारतीय संस्कृति को अपनाता था, यहाँ के धर्म को अपनाता था, और उसका नाम हेलियोदोर था, जो भागवत लिखता है अपने नाम के आगे, यानी उसने कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार करता है, कृष्ण को अपना देवता मानता है, इसीलिए वो अपने नाम के आगे उसने भागवत शब्द लगाया है। अन्यथा नाम से ही हम जानते हैं कि ये नाम हमारे भारतीय नहीं है। तो हेलियोदोर
से हम जानते हैं कि कम से कम तक्षशिला तक कृष्ण का अच्छे से प्रचार था और लोग उनको सम्मान देते थे, देवता मानते थे और देवताओं का देव मानते थे, बहुत महादेव मानते थे, तो देवाधिदेव मानते थे। तो जो अब आगे लिखा है, जो महाराजा अंत लिखित के यवन राजदूत होकर, यानी वहाँ पर महाराजा कौन है? अंत लिखित। अंत लिखित नाम का कोई यवन राजा है। तो एक तो वहाँ के राजा का भी नाम दे देता, दूसरे ये भी बता देता कि वो यवन है, यूनानी राजा है, यूनान के राजा का वहाँ कब्जा है। कहाँ पे? तक्षशिला में। और उसका राजदूत बनकर यह आ रहा है। तो यहाँ अब हमने अगली सूचना, हमारे पास अभी तक हमने देखा 8 सूचनाएं। अब हम 9वीं सूचना देखते हैं कि राजदूत बनकर आ रहा है। यानी राजदूत की ये परंपराएं होती हैं। राजदूत की दौत्य हमारे संबंध उस समय यवन से थे। राजदूत आते जाते थे और हमारे अच्छे संबंध थे तक्षशिला से, तो राजदूत आया होगा, अन्यथा राजदूत यूं ही नहीं आ जाते। तो राजदूत की सूचना मिल जाती है। फिर बन करके वो राजदूत के रूप में आता है। और कहाँ आता है? विदिशा में। हमारी 10वीं सूचना होती है, कहाँ आता है? विदिशा में। वो स्थापित भी है और विदिशा में ही आता है। यहाँ एक चीज़ बहुत देखने की बात है कि विदिशा में आता है और विदिशा में कृष्ण का ध्वज स्थापित करता है। और जबकि निश्चित तौर पे तक्षशिला से आ रहा है तो मथुरा पहले पड़ जाता, वो मथुरा में भी उसे स्थापित कर सकता था। और मथुरा जो कि कृष्ण का सबसे गढ़ था पूजा का, उपासना का, तो वहाँ उस कर सकता था, लेकिन वहाँ नहीं, बल्कि ये कहाँ आता है? विदिशा में आता है। और वहाँ पे विदिशा में उस समय किसका शासक है? ये सूचना हम देखते हैं। 11वीं सूचना बनती है कि काशी पुत्र, यानी वहाँ यहाँ भी देखें, ध्यान रखेंगे कि पिता का नाम या माता का नाम पहले लिखा जा रहा है। हम इसे काशी को माता माने या पिता माने, जो भी माने, यह पहले अपना नाम लिख रहा है। काशी पुत्र प्रजापालक भागभद्र, यानी तारीफ भी करता है कि भागभद्र नाम का राजा है जो प्रजापालक है। और कहाँ पे है? विदिशा में। के समीप उसके राज्यकाल के 14वें वर्ष, यानी वो 14 वर्ष तक 13 साल राज्य कर चुका है और 14वें वर्ष में राज्य कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कितनी सूचनाएं हो गई? 12 सूचनाएं हमारे पास इससे आ गई, केवल हम सीधे सीधे अर्थों को देखकर। और फिर से हम आपको गिना दें। नंबर 1 बहुदेववाद, नंबर 2 देवताओं का श्रेणी क्रम, नंबर 3 वासुदेव पिता पुत्र का नाम, नंबर 4 गरुण ध्वज प्रतीक के रूप में वासुदेव यानी कृष्ण के यानी विष्णु के प्रतीक के रूप में चल रहा था, नंबर 5 तक्षशिला निवासी, यानी तक्षशिला हमारे पास अब नहीं रहा, भारत का अंग नहीं था, वो विदेशी है, और नंबर 6 वहाँ कोई दिए का पुत्र हेलियोदोर है जो दिए यहाँ राज्य कर रहा है या निवास कर रहा है। नंबर 7 ये अपने पिता का नाम अपने नाम से पहले लिखता है। यह एक सूचना जो भारतीय परंपरा में दिखाई दे रहा है, इस एरिया की परंपरा में दिखाई दे रहा है। नंबर 7 हम कहें कि नंबर 8, हाँ ये नंबर 8 है। नंबर 8 हम बात करें कि यह हेलियोदोर द्वारा अब बनवाया गया, लेकिन यह अपने नाम के आगे भागवत शब्द जोड़ता है, अपने आप को घोषित करता है, जबकि यूनान का निवासी है, फिर अपने नाम के आगे भागवत शब्द लगाता है, अपने आप को डंके की चोट पे जिसे कहते हैं कि हम इस धर्म को स्वीकार करते हैं और अच्छे से मानते हैं, हम दूसरे के राज्य के धर्म को मानते हैं, जबकि तक्षशिला अब हमारे नहीं है, तो हमारे देश का, भारत का मान रहा है। तो यहाँ भागवत शब्द का उल्लेख कर देता है। नंबर 8वीं सूचना है। इसके बाद फिर महाराजा, यहाँ एक चीज़ और देखें
कि राजा महाराजा शब्द का प्रचलन हम देखते हैं। महाराजा शब्द यहाँ प्रचलित करता है। महाराजा, राजा, सम्राट, बहुत सारे नाम आते हैं। महाराजा प्रचलित है कहाँ पर? तक्षशिला में, जबकि ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ निकालते हैं। महाराजा सामंत का भी सूचक होता है और महाराजा राजा का भी सूचक होता है। यहाँ हम राजा के रूप में इसको समझते हैं, क्योंकि आगे लिखा है अंत लिखित के यवन राजदूत। ये वहाँ पर अगली सूचना बन जाती है 10वीं, कौन सी? यवन राजदूत, यानी वह यूनानी है और दूसरी राजदूत की बात करता है। हमारे दैत्य परंपरा, दैत्य परंपरा हमारे चालू थी। राजदूतों की आपस में एक दूसरे के यहाँ भेजते रहे होंगे, हमारे अच्छे संबंध थे, ये हमारी सूचना मिलती है। नंबर 10, और राजदूत होकर विदिशा में, ये विदिशा आता है नंबर 11, विदिशा की सूचना मिलती है। विदिशा में आता है और मथुरा में वो स्थापित नहीं करता, और यहाँ आकर के वो गरुण ध्वज स्थापित करता है। तो ये हमारे पास अलग सूचना मिलती है। और विदिशा में हम 12 नंबर पर देखें कि वहाँ कौन शासक कर रहा है? काशी पुत्र पालक। यहाँ पर भी भागभद्र, यहाँ पर भी जो शासक राज्य कर रहा है वो भी पिता का नाम पहले लिख रहा है। और यहाँ का जो भागभद्र है, यह अपने नाम के आगे भागवत शब्द नहीं है, इसके नाम के आगे है पालक, प्रजा पालन करने वाला, यहाँ बनाया गया। तो यहाँ इसको देखें कि ये अपने को नहीं घोषित करता, लेकिन ये प्रजा पालक घोषित करता है। ये अपने प्रजा में लोकप्रिय था, तो इसलिए इसका पालक शब्द उपयोग में किया गया। तो ये 12 सूचनाएं हो गई। पालक भागभद्र के समीप उसके राज्यकाल, उसके समीप में यह स्थापित किया जा रहा है, और उसके राज्यकाल की भी यहाँ सूचना मिल जाती है हमें। नंबर 13 कब आया है? 14वें वर्ष में, यानी 13 वर्ष पूरा हो चुका है, 14वें वर्ष में आया। तो ये हम देख रहे हैं कि 13 सूचना तो यूँ मिल गई सीधा सीधा, हम केवल एक एक शब्द को। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, तो नंबर 14 इसकी व्याख्या करेंगे, तब थोड़ा सा और भी बात स्पष्ट होगी, क्या क्या सूचनाएं और हमें मिल जाती हैं उस अभिलेख के माध्यम से। उस अभिलेख को लिखने के लिए उसने उपयोग में लिया होगा भारत के लोगों को या तक्षशिला के लोगों को। तो हमारे पास सूचना मिलती है भाषा शैली की, हमारी भाषा की, लेखन परंपरा की, और लेखन में ब्राह्मी लिपि के प्रचलन की। हमें एक सूचना सीधा सीधा लिपि की भी दिखाई पड़ जाती है। हम नंबर 15 की बात करें तो 15 नंबर हमारे पास आता है कि यहाँ आकर के इतने बड़े पिलर को, स्तंभ को यह स्थापित करता है, और इस स्थापना में कलाकृति के रूप में हम देखें तो इसमें कितनी कलाकारी की गई होगी। हम इसके 16वें नंबर पर देखें कि यह आप देख लिए हैं पिक्चर में कि इतने बड़े स्तंभ को स्थापित करना आसान काम नहीं था। इसको स्थापित करने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी टेक्निक लगी होगी, कितनी इसमें पैसे लगे होंगे, धन लगा होगा, कितने श्रम शक्ति लगी होगी, और कितनी कलाकृति लगी होगी। अब उसके बारे में हम जाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर दिखाई पड़ जाती है। हमारे बहुत सारी चीज़ें सूचनाएं मिल जाती हैं। केवल हम एक बने बनाए किसी शिल्प को देख लें तो हमारे उस समय के कैसे सुंदर औजार हथियार रहे होंगे, कैसे सुंदर कलाकार रहे होंगे, उनकी टेक्निक कितनी अच्छी रही होगी, कैसे इन पत्थर को कहाँ से लाया, कैसे बनाया। तो इसमें कितने सारे लोग जुड़ गए। यानी हमारे पास तो 20 सूचनाएं तो यूँ सीधे सीधे अब दिखाई देने लगी कि हम एक छोटे से अभिलेख में, जिससे हम 20 शब्द शायद लिखा होगा, और उस 20 शब्द में ही इतनी सारी सूचनाएं हम देख लेते हैं। तो इतनी सूचनाएं हम जान जाते हैं एक छोटे से अभिलेख के माध्यम से। यद्यपि हम और भी इसमें व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है, तो हमारा केवल इतना मतलब है यहाँ पर कि अभिलेख बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनसे सूचनाएं बहुत लंबी होती हैं और वे प्रामाणिक होती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट नहीं होती।
छोटे से अभिलेख में बहुत मिलावट किया नहीं जा सकता, गिने चुने शब्द को ही वहाँ उपयोग में लाया जा सकता है। हाँ, ये अलग है कि उसमें भी अगर कोई मिलावट लगती है, कोई लगता है कि नहीं वो वास्तविकता नहीं है, तो हम उसको क्रॉस टैली कर सकते हैं, दूसरे अभिलेख से कर सकते हैं, दूसरे राजा से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ हम कहें भागभद्र यहाँ राज्य कर रहा है, तो हमारे पास सूचनाएं मिलती हैं कि हाँ, शुंग काल में 9वां शासक भागभद्र नाम का व्यक्ति था, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ यह भागभद्र राजा था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का इसका लिपि भी देखने में जो लग रही है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है, और 2री शताब्दी में भागभद्र नाम का शासक यहाँ शासन कर रहा था। तो इसकी बातें एकदम सत्य लगती हैं। और जब हम यही बातें यूनान के तक्षशिला के इतिहास को देखें तो वह भी दिखाई पड़ता है कि हाँ, यहाँ पर कोई इस तरह का शासक, अंतलिखित नाम का कोई व्यक्ति शासन कर रहा था। तो इस तरह से हम क्रॉस टैली भी कर लेते हैं। तो यह मतलब है कि इस तरह से हम अभिलेखों की व्याख्या करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं अभिलेख स्रोत के रूप में। हमारे भारतीय इतिहास हो या विश्व का कोई भी जगह हो, सब जगह के इतिहास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।